और दिल्ली से श्रद्धा मर्डर केस से बड़ी खबर आ रही है। मैदानगढ़ इलाके में एक तालाब में श्रद्धा के सिर की तलाश की गई। बताया जा रहा है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के सिर को फेंका था। दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को भी इस जगह तलाशी अभियान चलाया था। तो यही वो तालाब है जिसमें बताया जा रहा है कि श्रद्धा का सिर हो सकता है, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी कई अहम सबूत हैं जो नहीं लगे हैं। श्रद्धा के शव के टुकड़े भी अभी तक पुलिस को सारे नहीं मिल पाए हैं और इसी वजह से जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आफताब की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, अब उसी के हिसाब से पुलिस अपना तलाशी अभियान शुरू कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के मैदानगढ़ इलाके में उस तालाब में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस को आशंका है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके शरीर के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को ये भी शक है कि आफताब ने इसी तालाब में श्रद्धा के सिर को भी फेंका था। ये 10 से 15 फीट का तालाब है और ये पूरा इलाका देखिए, जगह जगह यहाँ पर जंगल है, छोटी छोटी यहाँ पर झोपड़ियाँ लोगों की बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का जो शव है उसका सर यहाँ पर फेंका है। ये तालाब करीबन 150 एकड़ में फैला हुआ है। शाम होते ये इलाका सुनसान हो जाता है। ऐसे में आशंका है कि आफताब ने इस तालाब में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके होंगे। रात को 8-9 बजे के बाद में यहाँ अंधेरा हो जाता है। 8-9 बजे के बाद में तो यहाँ तो जो गाड़ियाँ या स्कूटर मोटरसाइकिल जिनको जरूरत होती है वो इस रोड से निकलते हैं। पुलिस को इस तालाब में तलाशी अभियान के दौरान काफी मेहनत करनी पड़ी। तालाब खाली कराने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। और अब बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने मुंबई में उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक से 2 घंटे तक पूछताछ की जिसने आफताब और श्रद्धा के घर से सामान को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया था। वहीं पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई के मीरा रोड इलाके में आरोपी आफताब के घर वालों के फ्लैट में भी पहुंची। और इस बुकिंग की रसीद आरोपी आफताब के नाम थी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उस लॉजिस्टिक कंपनी से संपर्क किया और उसके मालिक से कई सवाल जवाब किए। खबर है कि इस दौरान पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की थी कि जब आफताब और श्रद्धा अपना सामान शिफ्ट करवा रहे थे तब उनकी उस कंपनी के मालिक से क्या क्या बातें हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कौन कौन सी चीजें मुंबई से दिल्ली भिजवाई थी। हालांकि उस कंपनी के मालिक के मुताबिक आफताब और श्रद्धा से उसकी कभी सीधी बातचीत नहीं हुई थी और सब कुछ फोन के जरिए ही डील हुआ था। दिल्ली पुलिस आई थी जाँच के लिए, उनको दिया पूरा पेपर डॉक्यूमेंट। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया, बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। यानी पुलिस की कोशिश हर उस आदमी का बयान लेने की है जो किसी न किसी तरीके से पिछले 1 साल में आफताब और श्रद्धा से जुड़ा हुआ था, ताकि उसके जरिए पुलिस को कोई अहम सबूत मिल जाए जिसके दम पर वो अपनी जांच आगे बढ़ा सके। इसी बीच पुलिस की एक टीम आफताब के परिवार वालों के फ्लैट में पहुंची जो मुंबई के मीरा रोड इलाके में मौजूद है। बताया गया कि आफताब के घर वालों ने वहाँ किराए पर ये फ्लैट लिया था। तो श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही पुलिस की टीम आरोपी आफताब से लगातार सवाल पूछ रही है। कल भी करीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई। आफताब को उसी के घर में पूछताछ की गई जहां उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। आफताब के घर से पुलिस को फिर से कुछ सबूत हाथ लगे। इस बीच पुलिस की टीम ने आफताब के घर से 2 प्लास्टिक के बैग रिकवर किए। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। घर से कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सबूत मिले हैं जो डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। छतरपुर में आफताब के घर पर करीब 3 घंटे तक पुलिस ने रिक्रिएशन भी किया और इस दौरान जितने भी सबूत मिले सबको इकट्ठा कर लिया। वहीं पुलिस की टीम को जंगल में सर्च के दौरान एक बड़ी हड्डी मिली जो देखने में शरीर की फीमर बोन लग रही थी। ये वही हड्डी है जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है। ये हड्डी बहुत मजबूत होती है। पुलिस को सर्च के दौरान रेडियस यूल्ना पैटेला हड्डी भी मिली है। बड़ी बात यह है कि इन हड्डियों पर किसी बड़े तेजधार हथियार के कट के निशान मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हड्डियों को काटने और तोड़ने की कोशिश की हो। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा ये हड्डियां किसकी है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हर पड़ताल पुलिस कर रही है, जिसमें पुलिस की टीम दिल्ली से मुंबई तक जांच में जुटी है। और इसी बीच एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। मुंबई के पास वसई में जिस फ्लैट को आफताब ने रेंट पर लिया था वहां उसने खुद को पति और श्रद्धा को पत्नी बताया था। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब की हर करतूतों से पर्दा उठ रहा है। जांच टीम को हर दिन नए सबूत, नए किरदार मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई में छानबीन और पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि जिस फ्लैट को आफताब ने किराए पर लिया था और किराए पर रहने के दौरान दोनों ने खुद को एक शादीशुदा कपल बताया था। कपल बोला था, शादीशुदा। पति पत्नी बनकर किराए पर तो रह रहे थे, लेकिन रहने के दौरान आफताब के मंसूबे ठीक नहीं थे। उसने फ्लैट में कुछ नहीं रखा था, यहाँ तक कि वो खाना भी बाहर से मंगाता था। उन लोग खाना नहीं बनाते, किचन में सामान नहीं था। बताया जा रहा है कि वसई के इस रीगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने के दौरान आफताब श्रद्धा से लड़ाई करता था। यानी जब वो दोनों इस घर में रह रहे थे तब से ही उनके रिश्ते में खटास आ चुकी थी।
और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, मर्डर केस में पुलिस की टीम लगातार महरौली के जंगल में जांच कर रही है। कल सुबह से लेकर शाम तक महरौली छतरपुर के घने जंगलों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस जंगल में मिल रहे संदेहास्पद अवशेषों की जांच पड़ताल कर रही है। तो सुबह से लेकर शाम तक जंगल में जांच पड़ताल की गई, क्योंकि अभी भी अवशेष सारे नहीं मिल पाए हैं श्रद्धा के, और यही वजह है कि जंगल से लेकर तालाब तक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब जल्द ही सारे गुनाह का कबूलनामा करने वाला है, क्योंकि आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी कि मंगलवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सवालों की लिस्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। तो आफ्ताब लंबे समय से श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। इस बात की तस्दीक श्रद्धा के साथ काम करने वाले और उसके दोस्तों ने बताया। यानी कि आफ्ताब की हैवानियत कोई एक दिन की नहीं थी, वो कई बार श्रद्धा को मारने की कोशिश कर चुका था। श्रद्धा के दोस्तों से अब पुलिस पूछताछ में लगी है, ताकि इश्क के नाम पर श्रद्धा से किए गए फरेब से पर्दा उठा सके। पूछताछ के बाद गॉडविन ने बताया कि दिसंबर 2020 में आफ्ताब ने न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, बल्कि उसका गला भी दबाने की कोशिश की थी। वो किसी तरह आफ्ताब से बचकर उनके यहाँ तक पहुंची थी। करण ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2020 में पहली बार श्रद्धा ने घरेलू हिंसा का जिक्र किया और उसने एक मुझे फोटो भी भेजी थी, जहां उसकी दाहिनी आंख के पास एक बुरा नीला निशान हो गया था, क्योंकि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह से मुक्का मारा था। करण ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। वो उसके साथ में हाथापाई हुई थी। फर्स्ट टाइम मैंने वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने। उसके बाद क्या किया जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज। पुलिस ने अभी सिर्फ 4 लोगों से ही पूछताछ की है, लेकिन न्यूज 18 के पास श्रद्धा के दोस्तों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। तो श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की टीम हर एक तार को जोड़कर जांच कर रही है। दूसरी तरफ सबूतों की तलाश जारी है। वहीं आफ्ताब ने पुलिस वेब सीरीज वाली जो थ्योरी बताई थी, वो उसके दोस्त के गले भी नहीं उतर रही। इतनी क्रूर वारदात को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने पुलिस को जो वेब सीरीज वाली थ्योरी बताई, वो भी श्रद्धा के दोस्त के गले नहीं उतर रही है। रजत इसे सिर्फ केस को बरगलाने और खुद को बचाने की साजिश मानता है। ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हम बच्चे थोड़ी जो हम कोई सीरीज देखेंगे, हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हम किसी को मार देंगे। श्रद्धा से जो हैवानियत आफ्ताब कर रहा था, उसके बारे में श्रद्धा ने अपने हर दोस्त को बताया था, फिर चाहे वो श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर हो या फिर राहुल राय। राहुल राय ने तो यहाँ तक दावा किया कि श्रद्धा ने आफ्ताब से अपनी जान को खतरा बताया था। मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। आफ्ताब की हैवानियत की कहानी सिर्फ उसके दोस्त ही बयां नहीं कर रहे, बल्कि दिसंबर 2020 में श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने भी इसकी गवाही दी। उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। वो सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। श्रद्धा अपने साथ हुए जुल्म को किसी को पता न दे, इसके लिए दिसंबर 2020 में जब श्रद्धा अस्पताल में भर्ती हुई थी, तब भी आफ्ताब साए की तरह उसके साथ रहा था। पुलिस भी अब दोस्तों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि श्रद्धा के असली गुनहगार को सजा दिलाई जा सके। और अब बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 12 बजे सुरेंद्र नगर में होगी। इसके बाद दोपहर करीबन 2 बजे जम्बूसर में और फिर 4 बजे नवसारी में रैली होगी।
गृह मंत्री अमित शाह गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज अमित शाह की 4 रैलियां हैं। अमित शाह की पहली सुबह 11 बजे द्वारका में रैली होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे सोमनाथ में वो दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री 3 बजे जूनागढ़ और शाम 6:30 बजे कच्छ में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीएम योगी गुजरात में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली दोपहर 2 बजे छोटा उदयपुर में होगी। इसके बाद दूसरी रैली शाम 4 बजे खेड़ा में और तीसरी रैली शाम 7 बजे पोरबंदर में होगी। और देखिए, अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के कौन से दिग्गज है जो आप चुनावी मैदान में होंगे। दरअसल गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज नेता आज मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरेंद्रनगर, जम्बूसर, नवसारी में रैली करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 जगहों पर चुनावी रैली की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी एक्शन में हैं। वो बीते 2 दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने ताबड़तोड़ 4 रैलियां की और शाम को अचानक गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों मिशन गुजरात पर हैं और गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत का बीड़ा उन्होंने खुद ही उठा रखा है। रविवार को चुनावी सभाएं खत्म करने के बाद पीएम सीधे गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की और चुनावी मैदान में जीतने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 4 बड़ी चुनावी रैलियां की। गुजरात में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत गिर सोमनाथ के वेरावल से की। इसके बाद वो धोराजी, अमरेली, फिर बोटाद में चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील भी की। पीएम मोदी ने रैली के दौरान सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई। फिर एक बार रविवार की ही तरह आज भी पीएम मोदी गुजरात के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वहीं अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान सोमनाथ की पूजा की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार से पहले सोमनाथ मंदिर जाकर पुरोहितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया, भगवान का जलाभिषेक किया और भगवान से चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचते ही पीएम ने वहां मौजूद पुजारियों का अभिवादन किया। फिर उन्होंने मंदिर के प्रांगण में कुल पल बिताए, मंदिर परिसर का दौरा किया। प्रधानमंत्री के सोमनाथ मंदिर पहुंचने पर पुजारियों के साथ साथ वहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर से पीएम मोदी और बीजेपी का खासा लगाव रहा है। मंदिर के जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही है। पहले भी वो कई बार सोमनाथ मंदिर जा चुके हैं और कल भी उन्होंने पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा की और फिर चुनावी रैलियों और रोड शो की तरफ रुख किया। और अब बड़ी खबर अमेरिका के कोलोराडो से, जहां पर एक नाइट क्लब में एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 18 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बाद में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर फैला हुआ है। तो कोलोराडो में भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अमेरिका में जिस तरीके की गन पॉलिसी है, उसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं और ये पहली घटना नहीं है। पिछले 1 महीने में तीसरी बार ये घटना ऐसी सामने आई है जिसमें गोलियां चलाई गई और जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। और एक बार फिर से अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग की खबर। जिसने अपनी राइफल से उस नाइट क्लब में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बताया गया कि उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जो फायरिंग के बाद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन तब तक 5 लोगों की जान जा चुकी थी। बाद में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और उन्होंने उस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया। वहीं घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। खबर है कि हमलावर की उम्र 22 साल की है और उसने अपनी राइफल से इस घटना को अंजाम दिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में चल रहे हॉलिडे परेड के दौरान एक ट्रक से कुचलकर एक लड़की की मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि आरोप है कि उसने भीड़ में लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिससे हॉलिडे परेड में शामिल एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वहां परेड निकाली जा रही थी। ये ट्रक भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा था जिस पर कई कलाकार सवार भी थे। तभी उसके ड्राइवर का कंट्रोल ट्रक से छूट गया और वो बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगा।
हालांकि ये देखकर वहां तैनात पुलिस और दूसरे लोगों ने दौड़कर उस ट्रक को किसी तरीके से रोका, लेकिन तब तक ये घटना हो चुकी थी। इस हादसे के बाद परेड को रद्द कर दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोगों की मौत झुलसने से हुई, तो वहीं एक की मौत गिरने से हुई है। बड़ी जानकारी बिहार के सिवान से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ, दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की दरअसल कार में जलकर मौत हो गई, तो तीसरे की बिजली के खंभे से ये कार टकराई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी। तो बिहार के सिवान में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों को सूचित किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामले की जांच पड़ताल की गई, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजली के खंभे से दरअसल ये कार जाके टकराई थी। बिहार के वैशाली से सड़क हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो बिहार के वैशाली में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ट्रक ने 8 लोगों को रौंद दिया। हालांकि इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और मुआवजे का ऐलान किया गया। असल में यहाँ एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। दर्दनाक सड़क हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक में ही फंस गया। इस दौरान ट्रक को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था, क्योंकि बेकाबू ट्रक दुर्घटना के बाद पूरी तरीके से डैमेज दिखाई दिया। घटना देर रात रविवार की है। आरोप है कि हादसे के वक्त ट्रक चालक नशे में था, जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए गुजर गया। बताया जा रहा है कि मरने वाले में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को ट्रक के नीचे से निकाला और वहां मौजूद लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई, जहां एक ट्रक ने हाईवे पर एक साथ 30 गाड़ियों को टक्कर मार दी। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आपस में कई गाड़ियां टकरा गई और कई गाड़ियों के टकराने की वजह से कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दरअसल ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से कई गाड़ियां टकरा गई और तस्वीरें देखिए किस तरीके से कई गाड़ियों के तो परखच्चे उड़ चुके हैं। ये हादसा पूरे बेंगलुरु हाईवे पर हुआ और हादसे की वजह से 48 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पीएमआरडीए की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। दावा है कि टैंकर का ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू ट्रक ने 48 गाड़ियों में टक्कर मारी और जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनते ही लोगों में भारी भीड़ जुट गई। एक ट्रक अनकंट्रोल अवस्थेमध्ये इतर गाड्यांवरती जाऊन धडकलेला आहे। एकूण 48 गाड्यांचं नुकसान झालेलं आहे। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुछ लोगों को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सिवान में कुछ बदमाशों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिससे ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल गया। बिहार के सिवान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने गोदाम के पास खड़े ट्रक में आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर ट्रक में ही सो रहा था। ऐसे में जब उसकी आंख खुली और उसने ट्रक से आग की लपटें उठती देखी तो उसने फौरन ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक को धू कर जलते देख आसपास के ट्रक ड्राइवर भी उठ गए और उन्होंने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन आग बुझ पाती उससे पहले ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने गोदाम के पास लगे फुटेज निकालने की भी कोशिश की ताकि आरोपियों की पहचान हो सके, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आग किसने लगाई और क्यों लगाई। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर आंगनवाड़ी भवन के अंदर लगी भीषण आग से हाहाकार मच गया।
आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आंगनबाड़ी के भवन को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। आग में जलकर सारे दस्तावेज राख हो गए, जबकि अंदर रखा सारा सामान भी आग की चपेट में आकर जल गया। जिसके बाद आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आरोप है कि किसी ने जानबूझकर आंगनबाड़ी केंद्र में आग लगाई थी। कमरे का ताला तोड़कर कुछ अज्ञात लोग अंदर घुसे और आग लगा दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूरोप के देश अल्बानिया के कई इलाके लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ में डूब गए, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। क्योंकि आसमान से हुई आफत के रूप में बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरीके से डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों, खेतों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया। बाढ़ में फंसी एक कार को तो ट्रक से खींचकर किसी तरीके से बाहर निकाला गया। इसी तरह कई गाड़ियां भी बाढ़ में डूब गई। वहीं सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई। खबर है कि कई लोग लापता भी हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में हुए ब्लास्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया। शनिवार को हुए ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मंगलुरु से, जहां पर ये जो घटना हुई थी अब इसे आतंकी साजिश करार दे दिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पीएफआई एंगल से भी की जा रही है। ऑटो रिक्शा में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उसका ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं और इसमें 2 लोगों के घायल होने की भी जानकारी थी। मंगलुरु में दिन दहाड़े एक ऑटो में हुए धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रोजाना की तरह सड़क पर ट्रैफिक सामान्य दिखाई दिया। इसी दौरान एक ऑटो रिक्शे में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद वहां धुआं ही धुआं हो गया। धमाका इतना तेज था कि वहां अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। इस घटना को पुलिस ने आतंकवादी साजिश करार दिया है। डीजीपी प्रवीण सूद के मुताबिक आतंकवादियों ने बड़ा नुकसान करने की साजिश रची थी। प्रदेश के गृह मंत्री के मुताबिक ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और घटना की जांच में राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी जुटी हैं। खबरों के मुताबिक इस साजिश में शामिल एक आतंकवादी की भी पहचान हो गई है। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट केस में कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस की छापेमारी चल रही है। पीएफआई और आईएसआईएस के एंगल में अभी जांच की जा रही है। दोनों जगहों पर धमाके में बहुत कुछ सामान्य पाया गया है। तो बड़ी जानकारी, मैंगलोर और तमिलनाडु में जो धमाके हुए हैं, दरअसल उन दोनों ही धमाकों में बहुत कुछ सामान्य पाया गया, जिस वजह से पीएफआई और आईएसआईएस दोनों के एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर कैसे ऑटो रिक्शा में धमाका किया गया। मंगलुरु में हुए धमाके की तार पीएफआई से जुड़ते दिख रहे हैं। घटना में तमिलनाडु और केरल के पीएफआई मॉड्यूल के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक साजिश में शामिल एक आतंकवादी की पहचान हो गई है। बताया गया कि वो काफी समय से जांच एजेंसियों के रेडार पर था। हालांकि कुछ समय पहले ही वो अचानक गायब हो गया था। जानकारी के मुताबिक वो कुछ समय मैसूर में भी रहा और फिर तमिलनाडु और केरल चला गया, जिसके बाद अब वो मंगलुरु में दिखा। बताया गया कि वो बहुत अच्छी कन्नड़ भाषा बोल लेता है। खबर है कि आतंकवादी ऑटो रिक्शा में विस्फोटक लेकर आए थे। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी जुट गई हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम एक एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। चोर ने लोहे की रॉड की मदद से एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रात में एक बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। इस दौरान चोर लोहे की रॉड लेकर एटीएम के पास पहुंचे और उसे तोड़ने की कोशिश की। वीडियो में नजर आया कि चोर एक लोहे की रॉड की मदद से एटीएम मशीन तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। कुछ देर कोशिश करने के बाद चोर वहां से चला गया, लेकिन चोर एटीएम में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिसके बाद ब्रांच मैनेजर ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसके आधार पर अब पुलिस इस चोर की तलाश में जुट गई। हालांकि एटीएम में किसी तरीके की चोरी नहीं हुई, लेकिन एटीएम में हुई इस तरह की घटना के बाद एटीएम की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। उत्तरी सीरिया और इराक में किए गए तुर्की के हवाई हमलों से भारी तबाही मच गई। 2 देशों में की गई बमबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना पर बौखलाए तुर्की ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
और तुर्की की तरफ इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें एक वीडियो में सीरिया के कुछ इलाके में जोरदार हवाई हमला किया गया। कहा गया कि वहां तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिन्हें वो इस्तांबुल में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। तुर्की का दावा है कि उसने इन दोनों देशों में मिसाइलें बरसाई। सीरिया से सामने आई तस्वीरों में देखा कि तुर्की के हवाई हमलों से वहां कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। खबर है कि तुर्की ने F-16 विमानों और लड़ाकू ड्रोन से ये हमले किए। उत्तराखंड के देहरादून से पुलिस के जवानों की जाबाजी की तस्वीरें सामने, जहां एक महिला को कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिसकर्मियों ने फांसी के फंदे से नीचे उतारा। खबर मिली थी कि कालसी इलाके में एक महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने फुर्ती दिखाते हुए महज 6 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महिला को बचाया। यहाँ कमरे का दरवाजा तोड़कर पंखे से झूलती महिला को पुलिसकर्मियों ने नीचे उतारा। इसके बाद बेहोश हो चुकी महिला को होश में लाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। और एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देंगे। ईडी ने निवेशकों से ठगी कर करोड़ों हड़पने वाली शाइन सिटी कंपनी की 31 करोड़ 24 लाख रुपए की अचल संपत्तियां अटैच कर ली। जमीन के रूप में अटैच की गई संपत्तियां शाइन सिटी की सहयोगी कंपनियों के नाम सुल्तानपुर, झांसी, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के बख्शी का तालाब में दर्ज है। तो करोड़ों की अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शाइन सिटी के ऊपर अलग अलग जगहों पर ये कब्जा किया गया है। ईडी ने शाइन सिटी समूह की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां अहिराज प्रजापति के सांप का हैरान करने वाला मंजर दिखा। इस सांप ने दूसरे सांप को चक्र की तरह घुमाता हुआ दिखाई दिया। सांपों के राजा अहिराज सांप का हैरत में डालने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक खेत में एक सांप दूसरे सांप को पकड़कर चक्र की तरह घुमाता हुआ दिख रहा है। दावा है कि एक व्यक्ति जब रात में घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक खेत में एक सांप दूसरे सांप को पकड़कर चक्र की तरह घुमा रहा था। इसे देखकर वो चकित रह गया और उसने इसका वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। असल में ऐसा अद्भुत वीडियो पहली बार सामने आया, जिसमें सांपों के राजा अहिराज अपने शिकार डोडिया सांप को सर से पकड़कर घुमा रहा है। बता दें कि अहिराज एक ऐसा सांप है जिसका पसंदीदा भोजन दूसरा सांप ही होता है। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया। भद्रकाली अम्मन मंदिर के राजगोपुरम मंदिर टावर में आग लग गई। मंदिर की चोटी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तो शिवकाशी के भद्रकाली मंदिर में ये अचानक से आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन फिलहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और उसके बाद आग पर काबू पाई गया, लेकिन ये आग कैसे लगी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे म्यूजिकल गानों की मदद से पहाड़े याद करते हैं और इन गानों पर जमकर डांस भी करते हैं। किसी भी छात्र के लिए गणित की पढ़ाई में सबसे जरूरी है पहाड़े याद करना। अक्सर पहाड़े याद करना छात्रों के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन बैतूल के मिडिल स्कूल में यही काम म्यूजिकल अंदाज में हो रहा है। यहाँ के बच्चे 2 से 10 तक के पहाड़ों के म्यूजिकल गाने पर न सिर्फ डांस करते हैं, बल्कि डांस करते हुए इन्हें याद भी कर लेते हैं। पहाड़े याद करने के इस तरीके को छात्र बेहद पसंद करते हैं। बच्चों के लिए पहाड़ों के गाने बनाए हैं बैतूल के राजेश सरियाम ने, जो पहले खुद एक शिक्षक थे, लेकिन संगीत और समाज सेवा के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और म्यूजिक कंपोजर बनकर एक नई पारी की शुरुआत की। इसी दौरान उन्हें एक नई तरकीब सूझी और उन्होंने बच्चों के लिए पहाड़े याद करने का ये नायाब तरीका खोज लिया। पहाड़े याद करने के इस तरीके से न सिर्फ छात्रों का बल्कि टीचर्स का भी मनोरंजन होता है और बच्चों को पहाड़े भी मिनटों में याद हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से कलेक्टर की दरियादिली की तस्वीरें सामने आई। यहां गरीब महिलाओं को सरकारी लाभ न मिलने पर कलेक्टर ने महिला के हाथ पर अपना नंबर लिखा और जल्द अधिकारी उनके घर आएंगे, इस बात का भरोसा जताया। असल में डिंडौरी नगर में कलेक्टर विकास मिश्रा वार्ड 1, 2, 7 का भ्रमण करने निकले थे, जहां उन्होंने वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्टर ने शहर में लकड़ी बेचने आई महिला से चर्चा की। कलेक्टर ने उसे योजनाओं की जानकारी ली तो महिला ने बताया कि उसे किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता। कलेक्टर ने तुरंत सीईओ को फोन पर निर्देश देते हुए कहा कि गोपालपुर गांव में महिला को योजना का लाभ दिलवाए। इतने तनख्वाह कम पड़ती है तो बताओ चंदा कर लेंगे सर, इसके लिए क्या दिक्कत है। इस दौरान कलेक्टर ने महिला के हाथ पर अपना मोबाइल नंबर लिखते हुए कहा कि जल्द ही आपके घर अधिकारी पहुंचेंगे, मैं खुद इसकी जानकारी लूंगा।
तो आज गांव में तुम्हारे अफसर आएंगे तुम्हारे पास। जहाँ एक तरफ कलेक्टर की तुरंत की गई कार्रवाई से लोगों में खुशी देखने को मिली, तो वहीं लापरवाह अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। और अब खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर एक बच्ची पर स्ट्रीट डॉग के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची किसी काम से बाहर गई थी, तभी 3 कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। ये पूरी घटना हाउसिंग सोसाइटी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 11 साल की बच्ची के पीछे 3 कुत्ते दौड़ते हुए दिखाई दिए। बच्ची चिल्लाते हुए वापस सोसाइटी के अंदर घुसने लगी, लेकिन तब तक एक स्ट्रीट डॉग ने बच्ची के पैर में काट लिया था। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोसाइटी गार्ड दौड़कर गेट पर आया, लेकिन तब तक एक कुत्ते ने बच्ची के पैर पे काट लिया था। इसके बाद इस बच्ची को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसे एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगवाया गया। यूपी के अमरोहा में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर कुछ लड़के जानलेवा स्टंट कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने मोटरसाइकिल का चालान काट दिया। एक मोटरसाइकिल, 5 लड़के और जानलेवा स्टंट। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की है, जहां कुछ सिरफिरे लड़के हाईवे पर जानलेवा स्टंट करते हुए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वीडियो में नजर आया कि किस तरह 5 लड़के एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाईवे से जा रहे थे। इस दौरान एक लड़का मोटरसाइकिल पर खड़ा हो गया, वहीं बाकी लड़के हाथ हिलाते हुए चल रहे थे। इन लड़कों को न तो खुद की जान की फिक्र थी और न ही ट्रैफिक नियमों का डर। स्टंट करते हुए जा रहे इन लड़कों का वीडियो सड़क से गुजर रहे एक आदमी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर ही चालान काटा और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से इस तरह के खतरनाक स्टंट न करने की अपील की और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग त्योहार की तैयारियों में जुट गए। यहाँ के चिड़ियाघर प्रशासन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए खास इंतजाम किए। न्यूयॉर्क में क्रिसमस से 1 महीने पहले ही माहौल रंगीन हो गया। यहाँ का ब्रूक्स चिड़ियाघर रोशनी से जगमगा उठा। चिड़ियाघर में पर्यटकों और खासकर बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग जानवरों की आकृति लगाई गई है, जो रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो रहे हैं। डॉल्फिन और कई तरह के जानवर के कटआउट पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ चिड़ियाघर में लाइटिंग शो का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मंत्री ने इंसानियत की मिसाल पेश की, जहां एक सड़क किनारे घायल आदमी की मंत्री जी ने मदद की और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। असल में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से तड़प रहा था, जिसके बाद मंत्री जी ने तुरंत अपने काफिले को रोकने का आदेश दिया और फौरन उस आदमी के पास पहुंचे। बताया गया कि सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद आदमी की हालत नाजुक बनी हुई थी, लिहाजा मंत्री जी के आदमियों ने आदमी को गोद में उठाकर गाड़ी में लिटाया और फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और अब बड़ी खबर यूरेशिया से, जहां पर एक साथ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट होने से लोगों में दहशत फैल गई। ज्वालामुखी फटने से पूरे इलाके में मलबा बिखर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूरेशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक फिर से सक्रिय हो गया। पहले ज्वालामुखी से लावा निकला और फिर जोरदार विस्फोट। इसके बाद इस इलाके में आसपास दहशत फैल गई। एक ही समय में 2 ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हो गया। पहले क्लाइचेवस्काया सोपका से लावा निकलना शुरू हुआ और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद दूर पर मौजूद एक और ज्वालामुखी भी आग उगलने लगा। ज्वालामुखी से निकले राख का गुबार कई किलोमीटर के दायरे में फैल गया। एक साथ 2 ज्वालामुखी के फटने से इस पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। क्लूचेवसी विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इसमें हर 2 से 3 साल में विस्फोट की आशंका बनी रहती है। मध्य प्रदेश के भिंड से प्रशासन के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त करने की तस्वीरें सामने आई। असल में एक मासूम की हत्या के आरोप में पकड़े गए स्कूल संचालक के स्कूल भवन पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम की निगरानी में स्कूल भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे और देखते ही देखते बुलडोजर ने स्कूल की इमारत को जमींदोज कर दिया। बता दें कि अट्टी रोड पर स्थित आरकेडी सेंट्रल एकेडमी पर प्रशासन की टीम पहुंची थी। प्रशासन की टीम के साथ बुलडोजर भी मौजूद था। प्रशासन की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर ने स्कूल भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और बुलडोजर ने कुछ ही देर में स्कूल भवन की बाउंड्री वॉल को तोड़कर स्कूल भवन को गिराना शुरू कर दिया। यूपी के आजमगढ़ में दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां खलीलाबाद गांव में दलित परिवारों के साथ दबंगों ने मारपीट की। महिलाओं और पुरुषों को लात घूंसों से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि दबंगों की पिटाई से एक महिला बेहोश होकर खेत में पड़ी है और उसकी परिवार वाले चीख चिल्ला रहे हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचता है, जिसे खेत में बेहोश पड़ी महिला के परिवार वाले शिकायत करते हुए नजर आते हैं। बताया गया कि मामला धान की कटाई से जुड़ा हुआ है।
खलीलाबाद गांव के 2 परिवारों में जमीन को लेकर पुरानी रंजिश है और आरोपी परिवार जबरन खेत में धान की कटाई करने लगा, जिसका दलित परिवार के लोगों ने विरोध किया तो आरोपी दबंगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बेरहम दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनकी भी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यूपी के मथुरा में एक ढाबे पर खाली बोतल को लेकर हंगामा खड़ा हो गया और ढाबे के मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। मथुरा के एक ढाबे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म होने पर बोतल ढूंढते हुए एक ढाबे पर पहुंच गया। यहां खाली बोतल ढूंढते हुए उसके ढाबे के मालिक से कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच आई। ढाबा मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस आदमी की जमकर पिटाई कर दी। जैसे तैसे उस आदमी ने मौका पाकर अपने परिवार वालों को फोन कर इस बात की जानकारी दी और उन्हें मौके पर बुलाया, लेकिन परिवार वाले वहां पहुंचकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। ढाबा संचालकों ने परिवार वालों पर जमकर लाठियां बरसाई। हमलावर यही नहीं रुके, उन्होंने उनकी गाड़ी के साथ भी जमकर तोड़फोड़ की और उसके शीशे तोड़ दिए। जब उन लोगों ने गाड़ी तोड़ने का विरोध किया तो हमलावर उन पर खाली बोतल फेंकने लगे। घंटों चले इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। एक कार के ड्राइवर और टोल कर्मचारियों के बीच बहस हुई और जल्द ही वो मारपीट में तब्दील हो गई। इस घटना की तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि एक टोल प्लाजा पर एक कार रुकती है। उसके बाद ड्राइवर और टोल कर्मचारियों के बीच कुछ बातचीत होती है, जिसके बाद कुछ ही समय में मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुर्सी से हमला किया। ये मारपीट करीब 20 से 25 मिनट तक चलती रही। मारपीट के दौरान टोल प्लाजा पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, मारपीट कर रहे लोगों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन कार में सवार लोग और टोल कर्मचारियों के बीच मारपीट होती रही। इसी दौरान एक आदमी ने डंडा उठाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि उससे तो लोगों ने डंडा ले लिया, लेकिन दूसरे आदमी ने छड़ी से कई वार किए। बताया गया कि टोल कर्मचारी की कार ड्राइवर से आईडी प्रूफ मांगने पर पूरा विवाद और मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर जाँच कर रही है। भारतीय सेना आज से इंटीग्रेटेड फायर पावर अभ्यास शत्रुनाश की शुरुआत करने वाली है। राजस्थान के बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज पर यह युद्ध अभ्यास होगा, जिसमें भारतीय थल सेना और वायुसेना साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगी। इस युद्ध अभ्यास की खास बात यह है कि इसमें भारतीय सेना डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव अभ्यास की तैयारी करेगी। T-90 टैंक, T-72 टैंक, K9 वज्र, शारंग आर्टिलरी गन, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का वेपनाइज्ड वर्जन रुद्र जैसे प्लेटफॉर्म इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई मैदानगढ़ी इलाके के एक तालाब में श्रद्धा के सिर की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के सिर को फेंका था। दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को भी इसी जगह तलाशी अभियान चलाया था। तो इसी जगह तलाशी अभियान चलाया गया था इसी तालाब में, और अब इसी तालाब में एक बार फिर से जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या श्रद्धा का सिर इसी में आफताब ने फेंका है, क्योंकि जिस तरीके से आफताब की तरफ से क्लू दिए जा रहे हैं पुलिस उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही है। लेकिन पुलिस के पास अब मात्र 3 दिन की रिमांड बची है, क्योंकि 5 दिन की रिमांड पर पुलिस ने लिया था। डिमांड हालांकि 10 दिन की रिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 5 दिन की रिमांड आफताब की पुलिस को दी गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में उस तालाब में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस को आशंका है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके शरीर के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को ये भी शक है कि आफताब ने इसी तालाब में श्रद्धा के सिर को भी फेंका था। ये 10 से 15 फीट का तालाब है और ये पूरा इलाका देखिए, जगह जगह यहाँ पर जंगल है, छोटी छोटी यहाँ पर झोपड़ियाँ लोगों की बनी हुई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का जो शव है उसका सर यहाँ पर फेंका है। ये तालाब करीबन 150 एकड़ में फैला हुआ है। शाम होते ही ये इलाका सुनसान हो जाता है। ऐसे में आशंका है कि आफताब ने इस तालाब में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके होंगे। रात को 8-9 बजे के बाद में यहाँ अंधेरा हो जाता है। 8-9 बजे के बाद में तो यहाँ तो जो गाड़ियाँ या स्कूटर मोटरसाइकिल जिनको जरूरत होती है वो इस रोड से निकलते हैं। पुलिस को इस तालाब में तलाशी अभियान के दौरान काफी मेहनत करनी पड़ी। तालाब खाली कराने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। और अब एक और बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने मुंबई में उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक से
2 घंटे तक पूछताछ की, जिसने आफताब और श्रद्धा के घर से सामान को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया था। वहीं पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई के मीरा रोड इलाके में आरोपी आफताब के घर वालों के फ्लैट में भी पहुंची। तो पहले मुंबई में दोनों रहा करते थे, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक से भी पूछताछ की गई जिन्होंने सारा सामान मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट करवाया था आफताब और श्रद्धा का। हालांकि जगह जगह दिल्ली से लेकर मुंबई तक तलाशी अभियान लगातार जारी है कि कोई सुराग मिल पाए, लेकिन जितनी सफाई से आफताब ने सबूत साफ किए हैं, अब ऐसे में दिल्ली से लेकर मुंबई पुलिस तक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई के पास वसई पहुंची, जहां उसने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और बताया गया कि इसी कंपनी के जरिए आफताब और श्रद्धा ने अपना सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया था। और इस बुकिंग की रसीद आरोपी आफताब के नाम थी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उस लॉजिस्टिक कंपनी से संपर्क किया और उसके मालिक से कई सवाल जवाब किए। खबर है कि इस दौरान पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की थी कि जब आफताब और श्रद्धा अपना सामान शिफ्ट करवा रहे थे, तब उनकी उस कंपनी के मालिक से क्या क्या बातें हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कौन कौन सी चीजें मुंबई से दिल्ली भिजवाई थी। हालांकि उस कंपनी के मालिक के मुताबिक आफताब और श्रद्धा से उसकी कभी सीधी बातचीत नहीं हुई थी और सब कुछ फोन के जरिए ही डील हुआ था। दिल्ली पुलिस आई थी जांच के लिए, उनको दिया पूरा पेपर डॉक्यूमेंट। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया, बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। यानी पुलिस की कोशिश हर उस आदमी का बयान लेने की है जो किसी न किसी तरीके से पिछले 1 साल में आफताब और श्रद्धा से जुड़ा हुआ था, ताकि उसके जरिए पुलिस को कोई अहम सबूत मिल जाए जिसके दम पर वो अपनी जांच आगे बढ़ा सके। इसी बीच पुलिस की एक टीम आफताब के परिवार वालों के फ्लैट में पहुंची, जो मुंबई के मीरा रोड इलाके में मौजूद है। बताया गया कि आफताब के घर वालों ने वहां किराए पर ये फ्लैट लिया था। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही पुलिस की टीम आरोपी आफताब से लगातार सवाल कर रही है। कल भी 3 घंटे तक पूछताछ हुई। आफताब को उसी के घर में पूछताछ की गई जहां उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। आफताब के घर से पुलिस को एक बार फिर से कुछ सबूत हाथ लगे। इस बीच पुलिस की टीम ने आफताब के घर से 2 प्लास्टिक के बैग रिकवर किए। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। घर से कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सबूत मिले हैं जो डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। छतरपुर में आफताब के घर पर करीब 3 घंटे तक पुलिस ने रिक्रिएशन भी किया और इस दौरान जितने भी सबूत मिले सबको इकट्ठा कर लिया। वहीं पुलिस की टीम को जंगल में सर्च के दौरान एक बड़ी हड्डी मिली जो देखने में शरीर की फीमर बोन लग रही थी। ये वही हड्डी है जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है। ये हड्डी बहुत मजबूत होती है। पुलिस को सर्च के दौरान रेडियस यूल्ना पैटेला हड्डी भी मिली है। बड़ी बात यह है कि इन हड्डियों पर किसी बड़े तेजधार हथियार के कट के निशान मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हड्डियों को काटने और तोड़ने की कोशिश की हो। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा ये हड्डियां किसकी है। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हर पड़ताल पुलिस कर रही है, जिसमें पुलिस की टीम दिल्ली से मुंबई तक जांच में जुटी है। और इसी बीच एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। मुंबई के पास वसई में जिस फ्लैट को आफताब ने रेंट पर लिया था, वहां उसने खुद को पति और श्रद्धा को पत्नी बताया था। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब की हर करतूतों से पर्दा उठ रहा है। जांच टीम को हर दिन नए सबूत, नए किरदार मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई में छानबीन और पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि जिस फ्लैट को आफताब ने किराए पर लिया था और किराए पर रहने के दौरान दोनों ने खुद को एक शादीशुदा कपल बताया था। कपल बोला था, शादीशुदा। पति पत्नी बनकर किराए पर तो रह रहे थे, लेकिन रहने के दौरान आफताब के मंसूबे ठीक नहीं थे। उसने फ्लैट में कुछ नहीं रखा था, यहाँ तक कि वो खाना भी बाहर से मंगाता था। वो लोग खाना नहीं बनाते, किचन में सामान नहीं था। बताया जा रहा है कि वसई के इस रीगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने के दौरान आफताब श्रद्धा से लड़ाई करता था। यानी जब वो दोनों इस घर में रह रहे थे, तब से ही उनके रिश्ते में खटास आ चुकी थी। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी खबर आ रही है। मर्डर केस में पुलिस की टीम लगातार महरौली के जंगल में जांच कर रही है। कल सुबह से लेकर शाम तक महरौली छतरपुर के घने जंगलों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस जंगल में मिल रहे संदेहास्पद अवशेषों की जांच पड़ताल कर रही है। तो सुबह से लेकर शाम तक जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही कोशिश की गई कि श्रद्धा के शरीर के वो बाकी टुकड़े मिल पाए, क्योंकि अभी तक भी जो टुकड़े मिले हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है कि वो श्रद्धा के ही हैं या नहीं। तो श्रद्धा
श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब जल्द ही सारे गुनाह का कबूलनामा करने वाला है, क्योंकि आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी कि मंगलवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सवालों की लिस्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। तो आफ्ताब काफी लंबे समय से श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। इस बात की तस्दीक श्रद्धा के साथ काम करने वाले और उसके दोस्तों ने बताई, यानी कि आफ्ताब की हैवानियत कोई एक दिन की नहीं थी। वो कई बार श्रद्धा को मारने की कोशिश कर चुका था। श्रद्धा के दोस्तों से अब पुलिस पूछताछ में लगी है, ताकि इश्क के नाम पर श्रद्धा से किए गए फरेब से पर्दा उठा सके। पूछताछ के बाद गॉडविन ने बताया कि दिसंबर 2020 में आफ्ताब ने न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, बल्कि उसका गला भी दबाने की कोशिश की थी। वो किसी तरह आफ्ताब से बचकर उनके यहाँ तक पहुंची थी। करण ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2020 में पहली बार श्रद्धा ने घरेलू हिंसा का जिक्र किया और उसने एक मुझे फोटो भी भेजी थी, जहां उसकी दाहिनी आंख के पास एक बुरा नीला निशान हो गया था, क्योंकि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह से मुक्का मारा था। करण ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। वो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, फर्स्ट टाइम में श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था। बस वही डिटेल मैंने उसके बाद क्या किया आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू। यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज। पुलिस ने अभी सिर्फ 4 लोगों से ही पूछताछ की है, लेकिन न्यूज 18 के पास श्रद्धा के दोस्तों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। तो श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की टीम हर एक तार को जोड़कर अब जांच कर रही है। दूसरी तरफ सबूतों की तलाश भी जारी है। वहीं आफ्ताब ने पुलिस की वेब सीरीज वाली जो थ्योरी बताई थी, वो उसके दोस्त के गले भी नहीं उतर रही। इतनी क्रूर वारदात को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने पुलिस को जो वेब सीरीज वाली थ्योरी बताई, वो भी श्रद्धा के दोस्त के गले नहीं उतर रही है। रजत इसे सिर्फ केस को बरगलाने और खुद को बचाने की साजिश मानता है। ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हम बच्चे थोड़ी जो हम कोई सीरीज देखेंगे, हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हम किसी को मार देंगे। श्रद्धा से जो हैवानियत आफ्ताब कर रहा था, उसके बारे में श्रद्धा ने अपने हर दोस्त को बताया था, फिर चाहे वो श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर हो या फिर राहुल राय। राहुल राय ने तो यहाँ तक दावा किया कि श्रद्धा ने आफ्ताब से अपनी जान को खतरा बताया था। मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। आफ्ताब की हैवानियत की कहानी सिर्फ उसके दोस्त ही बयां नहीं कर रहे, बल्कि दिसंबर 2020 में श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने भी इसकी गवाही दी। उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। वो सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। श्रद्धा अपने साथ हुए जुल्म को किसी को पता न दे, इसके लिए दिसंबर 2020 में जब श्रद्धा अस्पताल में भर्ती हुई थी, तब भी आफ्ताब साए की तरह उसके साथ रहा था। पुलिस भी अब दोस्तों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि श्रद्धा के असली गुनहगार को सजा दिलाई जा सके। और अब बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 12 बजे सुरेंद्र नगर में होगी। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे जम्बूसर और फिर 4 बजे नवसारी में रैली करेंगे पीएम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी ताबड़तोड़ 3 रैलियां होनी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद रैलियों का आगाज किया। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज अमित शाह की 4 रैलियां हैं। अमित शाह की पहली सुबह करीब 11 बजे द्वारका में रैली होगी। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे सोमनाथ में वो दूसरी रैली करेंगे और इसके साथ ही गृह मंत्री 3 बजे जूनागढ़ और शाम 6:30 बजे कच्छ में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के चुनावी मैदान में उतर आए हैं। सीएम योगी गुजरात में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली दोपहर 2 बजे छोटा उदयपुर में होगी। इसके बाद दूसरी रैली शाम
4 बजे खेड़ा और तीसरी रैली शाम 7 बजे पोरबंदर में होगी। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो दिग्गज है जो चुनावी मैदान में हैं आज। तो गुजरात के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी सुरेंद्रनगर, जंबूसर, नवसारी में रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 जगहों पर चुनावी रैली की कमान संभालेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी एक्शन में हैं। वो बीते 2 दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने ताबड़तोड़ 4 रैलियां की और शाम को अचानक गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों मिशन गुजरात पर हैं और गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत का बीड़ा उन्होंने खुद ही उठा रखा है। रविवार को चुनावी सभाएं खत्म करने के बाद पीएम सीधे गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की और चुनावी मैदान में जीतने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 4 बड़ी चुनावी रैलियां की। गुजरात में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत गिर सोमनाथ के वेरावल से की। इसके बाद वो धोराजी, अमरेली, फिर बोटाद में चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील भी की। पीएम मोदी ने रैली के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। फिर एक बार रविवार की ही तरह आज भी पीएम मोदी गुजरात के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। तो वही अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान सोमनाथ की पूजा की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार से पहले सोमनाथ मंदिर जाकर पुरोहितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया, भगवान का जलाभिषेक किया और भगवान से चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचते ही पीएम ने वहां मौजूद पुजारियों का अभिवादन किया। फिर उन्होंने मंदिर के प्रांगण में कुल पल बिताए, मंदिर परिसर का दौरा किया। प्रधानमंत्री के सोमनाथ मंदिर पहुंचने पर पुजारियों के साथ साथ वहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर से पीएम मोदी और बीजेपी का खासा लगाव रहा है। मंदिर के जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही है। पहले भी वो कई बार सोमनाथ मंदिर जा चुके हैं और कल भी उन्होंने पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा की और फिर चुनावी रैलियों और रोड शो की तरफ रुख किया। बड़ी खबर रूस के मॉस्को से आ रही है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में एक 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रूस के मॉस्को से, जहां पर अचानक से 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस के मॉस्को की तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से आग लग गई, जिसके बाद अब उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। लेकिन ये आग कितनी भीषण है ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है और दमकल विभाग के तमाम कर्मचारी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल आग इतनी भीषण है कि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़ी खबर अमेरिका के कोलोराडो से, जहां पर एक नाइट क्लब में एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। 18 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और इस घटना ने पूरे इलाके को डर में डाल दिया है। तो एक नाइट क्लब में दरअसल अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग इसमें घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, उससे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने ये फायरिंग क्यों की, क्या मंशा थी। जिसने अपनी राइफल से उस नाइट क्लब में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बताया गया कि उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जो फायरिंग के बाद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन तब तक 5 लोगों की जान जा चुकी थी। बाद में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और उन्होंने उस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया। वहीं घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। खबर है कि हमलावर की उम्र 22 साल की है और उसने अपनी राइफल से इस घटना को अंजाम दिया। तो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में चल रहे हॉलिडे परेड के दौरान एक ट्रक से कुचलकर एक लड़की की मौत हो गई और इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।
क्योंकि आरोप है कि उसने भीड़ में लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिससे हॉलिडे परेड में शामिल एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वहां परेड निकाली जा रही थी। ये ट्रक भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा था, जिस पर कई कलाकार सवार भी थे। तभी उसके ड्राइवर का कंट्रोल ट्रक से छूट गया और वो बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगा। हालांकि ये देखकर वहां तैनात पुलिस और दूसरे लोगों ने दौड़कर उस ट्रक को किसी तरीके से रोका, लेकिन तब तक ये घटना हो चुकी थी। इस हादसे के बाद परेड को रद्द कर दिया गया। उधर बिहार के वैशाली से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक ने 8 लोगों को रौंद दिया। तस्वीरें देखिए और साथ ही इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। तो बिहार के वैशाली से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। असल में यहाँ एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। दर्दनाक सड़क हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक में ही फंस गया। इस दौरान ट्रक को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था, क्योंकि बेकाबू ट्रक दुर्घटना के बाद पूरी तरीके से डैमेज दिखाई दिया। घटना देर रात रविवार की है। आरोप है कि हादसे के वक्त ट्रक चालक नशे में था, जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए गुजर गया। बताया जा रहा है कि मरने वाले में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को ट्रक के नीचे से निकाला और वहां मौजूद लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई, जहां एक ट्रक ने हाईवे पर एक साथ 30 गाड़ियों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक का दरअसल ब्रेक फेल हो गया था और जिस वजह से ये हादसा हुआ है। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी जानकारी। ये हादसा पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हुआ और हादसे की वजह से 48 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पीएमआरडीए की रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। दावा है कि टैंकर का ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू ट्रक ने 48 गाड़ियों में टक्कर मारी और जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनते ही लोगों में भारी भीड़ जुट गई। एक ट्रक अनकंट्रोल अवस्थेमध्ये इतर गाड्यांवरती जाऊन धडकलेला आहे। एकूण 48 गाड्यांचं नुकसान झालेलं आहे। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुछ लोगों को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सिवान में कुछ बदमाशों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिससे ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल गया। बिहार के सिवान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने गोदाम के पास खड़े ट्रक में आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर ट्रक में ही सो रहा था। ऐसे में जब उसकी आंख खुली और उसने ट्रक से आग की लपटें उठती देखी तो उसने फौरन ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक को धू धू कर जलते देख आसपास के ट्रक ड्राइवर भी उठ गए और उन्होंने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन आग बुझ पाती उससे पहले ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने गोदाम के पास लगे फुटेज निकालने की भी कोशिश की ताकि आरोपियों की पहचान हो सके, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आग किसने लगाई और क्यों लगाई। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। छावला रेप और हत्या केस में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। याचिका दाखिल करने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस मामले के तीनों आरोपियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये बहुत बड़ी खबर है कि एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, क्योंकि देश भर में इस बात का विरोध हो रहा था कि उन तीनों शख्स को बरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया जाना था।
देखिए, बिल्कुल इस मामले में, क्योंकि फरवरी 2012 का यह मामला था और निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने इस मामले में तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों को बरी कर दिया और ये कहा था कि पुलिस ने इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं जुटाए और निचली अदालत में जिस तरह की कार्रवाई चली थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में आरोपियों को बरी किया, उसके बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस मामले में सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। तो अब ये फैसला हो गया है कि सरकार इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और बड़ी बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एंगेज करने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, यानी सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत यादव तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चावला केस से जुड़ी हुई 2012 का ये पूरा मामला जिसमें एक लड़की का गैंगरेप किया गया था, हत्या कर दी गई थी। दोनों ही निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी तीनों आरोपियों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला देते हुए कि सबूत पर्याप्त नहीं है और तीनों को बरी कर दिया था, जिसके बाद लगातार देश भर में इसका विरोध हो रहा था। मध्य प्रदेश के बैतूल से दिल दहलाने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां आंगनबाड़ी भवन के अंदर लगी भीषण आग से हाहाकार मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आंगनबाड़ी के भवन को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। आग में जलकर सारे दस्तावेज राख हो गए, जबकि अंदर रखा सारा सामान भी आग की चपेट में आकर जल गया। जिसके बाद आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आरोप है कि किसी ने जानबूझकर आंगनबाड़ी केंद्र में आग लगाई थी। कमरे का ताला तोड़कर कुछ अज्ञात लोग अंदर घुसे और आग लगा दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूरोप के देश अल्बेनिया के कई इलाके लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ में डूब गए, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। क्योंकि आसमान से हुई आफत के रूप में बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरीके से डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों, खेतों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया। बाढ़ में फंसी एक कार को तो ट्रक से खींचकर किसी तरीके से बाहर निकाला गया। इसी तरह कई गाड़ियां भी बाढ़ में डूब गई। वहीं सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई। खबर है कि कई लोग लापता भी हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। यूपी के मथुरा में एक ढाबे पर खाली बोतल को लेकर हंगामा खड़ा हो गया और ढाबे के मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। मथुरा के एक ढाबे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म होने पर बोतल ढूंढते हुए एक ढाबे पर पहुंच गया। यहाँ खाली बोतल ढूंढते हुए उसके ढाबे के मालिक से कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच आई। ढाबा मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस आदमी की जमकर पिटाई कर दी। जैसे तैसे उस आदमी ने मौका पाकर अपने परिवार वालों को फोन कर इस बात की जानकारी दी और उन्हें मौके पर बुलाया, लेकिन परिवार वाले वहां पहुंचकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। ढाबा संचालकों ने परिवार वालों पर जमकर लाठियां बरसाई। हमलावर यही नहीं रुके, उन्होंने उनकी गाड़ी के साथ भी जमकर तोड़फोड़ की और उसके शीशे तोड़ दिए। जब उन लोगों ने गाड़ी तोड़ने का विरोध किया तो हमलावर उन पर खाली बोतल फेंकने लगे। घंटों चले इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों को जेल भेज दिया। कर्नाटक के मैंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में हुए ब्लास्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया। शनिवार को हुए ब्लास्ट में 2 लोग घायल हो गए थे। बड़ी जानकारी, ऑटो रिक्शा में जो ब्लास्ट हुआ था उसे आतंकी साजिश करार दिया गया है। अब ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है तो जिसने भी ये रखा है क्या उसके पीछे की मंशा क्या थी और साथ ही अब वो आतंकवादी कहाँ है। मंगलुरु में दिन दहाड़े एक ऑटो में हुए धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रोजाना की तरह सड़क पर ट्रैफिक सामान्य दिखाई दिया। इसी दौरान एक ऑटो रिक्शे में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद वहां धुआं ही धुआं हो गया। धमाका इतना तेज था कि वहां अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। इस घटना को पुलिस ने आतंकवादी साजिश करार दिया है। डीजीपी प्रवीण सूद के मुताबिक आतंकवादियों ने बड़ा नुकसान करने की साजिश रची थी। प्रदेश के गृह मंत्री के मुताबिक ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और घटना की जांच में राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी जुटी हैं। खबरों के मुताबिक इस साजिश में शामिल एक आतंकवादी की भी पहचान हो गई है।
मंगलुरु में हुए ब्लास्ट केस में कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस की छापेमारी चल रही है। पीएफआई और आईएसआईएस के एंगल से अभी जांच चल रही है। दोनों जगहों पर धमाके में बहुत कुछ सामान्य पाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर दोनों जगहों में बहुत कुछ सामान्य पाया गया। जिस तरीके से बेंगलुरु और तमिलनाडु में जो धमाका हुआ था उसमें पीएफआई और आईएसआईएस के एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। मंगलुरु में हुए धमाके की तार पीएफआई से जुड़ते दिख रहे हैं। घटना में तमिलनाडु और केरल के पीएफआई मॉड्यूल के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक साजिश में शामिल एक आतंकवादी की पहचान हो गई है। बताया गया कि वो काफी समय से जांच एजेंसियों के रेडार पर था। हालांकि कुछ समय पहले ही वो अचानक गायब हो गया था। जानकारी के मुताबिक वो कुछ समय मैसूर में भी रहा और फिर तमिलनाडु और केरल चला गया, जिसके बाद अब वो मंगलुरु में दिखा। बताया गया कि वो बहुत अच्छी कन्नड़ भाषा बोल लेता है। खबर है कि आतंकवादी ऑटो रिक्शा में विस्फोटक लेकर आए थे। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी जुट गई हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से प्रशासन की अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त करने की तस्वीरें सामने आई। असल में एक मासूम की हत्या के आरोप में पकड़े गए स्कूल संचालक के स्कूल भवन पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम की निगरानी में स्कूल भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे और देखते ही देखते बुलडोजर ने स्कूल की इमारत को जमींदोज कर दिया। बता दें कि अट्टी रोड पर स्थित आरकेडी सेंट्रल एकेडमी पर प्रशासन की टीम पहुंची थी। प्रशासन की टीम के साथ बुलडोजर भी मौजूद था। प्रशासन की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर ने स्कूल भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और बुलडोजर ने कुछ ही देर में स्कूल भवन की बाउंड्री वॉल को तोड़कर स्कूल भवन को गिराना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। चोर ने लोहे की रॉड की मदद से एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रात में एक बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। इस दौरान चोर लोहे की रॉड लेकर एटीएम के पास पहुंचे और उसे तोड़ने की कोशिश की। वीडियो में नजर आया कि चोर एक लोहे की रॉड की मदद से एटीएम मशीन तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। कुछ देर कोशिश करने के बाद चोर वहां से चला गया, लेकिन चोर एटीएम में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिसके बाद ब्रांच मैनेजर ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसके आधार पर अब पुलिस इस चोर की तलाश में जुट गई। हालांकि एटीएम में किसी तरीके की चोरी नहीं हुई, लेकिन एटीएम में हुई इस तरह की घटना के बाद एटीएम की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मंत्री ने इंसानियत की मिसाल पेश की, जहां एक सड़क किनारे घायल आदमी की मंत्री जी ने मदद की और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। असल में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे एक आदमी पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था, जिसके बाद मंत्री जी ने तुरंत अपने काफिले को रोकने का आदेश दिया और फौरन उस आदमी के पास पहुंचे। बताया गया कि सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद आदमी की हालत नाजुक बनी हुई थी, लिहाजा मंत्री जी के आदमियों ने आदमी को गोद में उठाकर गाड़ी में लिटाया और फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तरी सीरिया और इराक में किए गए तुर्की के हवाई हमलों से भारी तबाही मच गई है। दो देशों में की गई बमबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर बौखलाए तुर्की ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और तुर्की की तरफ इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें एक वीडियो में सीरिया के कुछ इलाके में जोरदार हवाई हमला किया गया। कहा गया कि वहां तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिन्हें वो इस्तांबुल में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। तुर्की का दावा है कि उसने इन दोनों देशों में मिसाइलें बरसाई। सीरिया से सामने आई तस्वीरों में देखा कि तुर्की के हवाई हमलों से वहां कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। खबर है कि तुर्की ने F-16 विमानों और लड़ाकू ड्रोन से ये हमले किए। उत्तराखंड के देहरादून से पुलिस के जवानों की जांबाजी की तस्वीरें सामने आई, जहां एक महिला को कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिसकर्मियों ने फांसी के फंदे से नीचे उतारा। खबर मिली थी कि कालसी इलाके में एक महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने फुर्ती दिखाते हुए महज 6 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महिला को बचाया। यहाँ कमरे का दरवाजा तोड़कर पंखे से झूलती महिला को पुलिसकर्मियों ने नीचे उतारा। इसके बाद बेहोश हो चुकी महिला को होश में लाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दिया, ईडी ने निवेशकों से ठगी कर करोड़ों हड़पने वाली शाइन सिटी कंपनी की 31 करोड़ 24 लाख रुपए की अचल संपत्तियां अटैच कर दी। जमीन के रूप में अटैच की गई संपत्तियां शाइन सिटी के सहयोगी कंपनियों के नाम सुल्तानपुर, झांसी, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के बख्शी का तालाब में दर्ज है।
तो करोड़ों की अचल संपत्तियां ईडी की तरफ से जब्त की गई हैं। शाइन सिटी की लखनऊ में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रयागराज, वाराणसी जैसी जगहों पर भी शाइन सिटी समूह को लेकर ये बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई। यूपी के अमरोहा में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर कुछ लड़के जानलेवा स्टंट कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने मोटरसाइकिल का चालान काट दिया। एक मोटरसाइकिल, 5 लड़के और जानलेवा स्टंट। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की है, जहां कुछ सिरफिरे लड़के हाईवे पर जानलेवा स्टंट करते हुए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वीडियो में नजर आया कि किस तरह 5 लड़के एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाईवे से जा रहे थे। इस दौरान एक लड़का मोटरसाइकिल पर खड़ा हो गया, वहीं बाकी लड़के हाथ हिलाते हुए चल रहे थे। इन लड़कों को ना तो खुद की जान की फिक्र थी और न ही ट्रैफिक नियमों का डर। स्टंट करते हुए जा रहे इन लड़कों का वीडियो सड़क से गुजर रहे एक आदमी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर ही चालान काटा और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से इस तरह के खतरनाक स्टंट न करने की अपील की और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया। भद्रकाली अम्मन मंदिर के राजगोपुरम मंदिर टावर में आग लग गई। मंदिर की चोटी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू कर लिया गया। तो मंदिर के राजगोपुरम टावर में ये आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को किसी तरीके की चोट नहीं आई। 2 दमकल कर्मी वहां पर गाड़ियां पहुंची और जिसके बाद